आज का विषय है भाषाई विवाद। 780 से अधिक भाषाएं और हजारों बोलियों में बात करने वाले भारतीय नागरिक इन दिनों वोट बन गए हैं। जब भी प्रजातंत्र में चुनाव नजदीक आते हैं तब व्यक्ति नहीं रहता, वोट बन जाता है और उसे किसी न किसी विवाद में अनचाहे शामिल कर लिया जाता है। हालांकि भाषाई विवाद की जड़ें औपनिवेशिक काल से ही मिलती चली आ रही हैं। भाषाई विवाद का सूत्रपात अंग्रेजों ने किया, भारत में अंग्रेजी को थोपा। इसके पहले भारत की भाषा संस्कृत, फारसी और क्षेत्रीय भाषाएं थी जो प्रशासन और साहित्य के लिए उपयुक्त थीं। लेकिन अंग्रेजों ने अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए स्थानीय भाषाओं को, यहां तक कि बोलियों को भी हाशिए पर धकेलना शुरू कर दिया था। भारत के संविधान के निर्माण काल में भाषा एक जटिल मुद्दा बन के रह गया था। संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग उठी तो गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों ने, खास तौर पर दक्षिण भारतीय और पूर्वी भारतीय प्रांतों ने इसका खुलकर विरोध किया। संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया, लेकिन इसे राष्ट्रभाषा नहीं बनाया। यह एक समझौता था, क्योंकि अंग्रेजी को भी सह आधिकारिक भाषा के रूप में बनाए रखे जाना था और मेरे जन्म वर्ष में आधिकारिक भाषा अधिनियम ने अंग्रेजी के उपयोग को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। लेकिन 1965 में हिंदी को पूरी तरह लागू करने की योजना को तमिलनाडु में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यह आप सब जानते हैं। हिंदी विरोधी आंदोलन हिंसक हो चुका था। इसे हिंदी साम्राज्यवाद का नाम दिया गया। 1937 से लेकर 1940 तक मद्रास में शुरू हुए हिंदी विरोधी आंदोलन की निरंतरता थी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिंदी को अनिवार्य शिक्षा का हिस्सा बनाने की कोशिश की थी। इस तरह भाषाई विवाद का सूत्रपात औपनिवेशिक नीतियों, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकात्मता की कोशिशों और क्षेत्रीय अस्मिता के टकरावों से प्रारंभ हो गया था। आइए अब चर्चा करते हैं हिंदी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों की स्थिति पर। इन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। इन क्षेत्रों की आधिकारिक भाषा हिंदी है। सामाजिक और आर्थिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग किया जा रहा है। स्टालिन और आदित्य ठाकरे जैसे लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली हिंदी पट्टी में रहकर व्यापार, शिक्षा, नौकरी का काम करते हैं। दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे महानगरों में हर क्षेत्र के लोग निवास करते हैं, जहां उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनकी अस्मिता और उनके प्रति व्यवहार सामान्य और कई बार तो सामान्य से भी बेहतर होता है। परंतु गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उसका ताजा उदाहरण हाल में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। जबकि हिंदी पट्टी के किसी भी प्रदेश में किसी को भाषा के विवाद के आधार पर सांस्कृतिक, सामाजिक असहमतियां कभी नहीं मिली हैं।
स्टालिन ने जिस तरह का कृत्य किया उसे देखकर लगता है कि वह भाषाई आधार पर विभाजन की सूत्रपात करना चाहता था और यह संकेत काफी था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के नेताओं को उकसाने के लिए। मुंबई के मीरा रोड इलाके में दुकानदार से मारपीट की घटना इसलिए सामने आई कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कर्ता धर्ता आतंकवादी व्यवहार करने पर उतर आए। मराठी अस्मिता के नाम पर उन्होंने बलपूर्वक हिंदी भाषी व्यापारी के साथ मारपीट की। एक महिला के साथ भी अभद्रता करना उल्लेखनीय है। संस्कृत निष्ठ भाषा का केंद्र तमिलनाडु, जहां हिंदी के खिलाफ गहरी भावनाएं स्थापित कर दी गई हैं। यहाँ के हिंदी भाषी लोग अक्सर खुद को समाज से कटा महसूस करते हैं। तमिलनाडु में द्विभाषा फार्मूले के अंतर्गत तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और हिंदी का विरोध केवल इसीलिए किया जा रहा है वे गुलामी की भाषा को विरोध का बिंदु नहीं बना पा रहे हैं। यहां तक कि उत्तर भारतीयों के जो प्रवास पर संक्षिप्त प्रवास पर भी जाते हैं उन लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार सामान्य सी घटना है। हिंदी सिनेमा उद्योग मुंबई में स्थित है और गैर हिंदी मजदूरों से लेकर लेखकों तक का इस उद्योग में भरपूर सहयोग है। हिंदी पट्टी के लोग दक्षिण भारतीय फिल्मों के हिंदी ट्रांसलेशन को, डब सीरीज को बहुत अच्छे से स्वीकारते हैं। उससे मेरे मित्र ने पूछा कि यह राजनीतिक मुद्दा है या वैचारिक षड्यंत्र। मेरा जवाब था कि यह वैचारिक राजनीतिक षड्यंत्र है, मुद्दा नहीं है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के लोग जब भी कभी सत्ता से बाहर होते हैं तो भाषाई आधार पर अपने आप को कुंठित साबित करते हुए एक नैरेटिव स्थापित कर देते हैं जिसका उन्हें राजनीतिक लाभ मिले। संविधान सभा अगर साहसिक निर्णय ले लेती तो निश्चित तौर पर हिंदी राष्ट्रभाषा होती। जब हम स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर सकते हैं तो हम एकात्मता के लिए त्याग क्यों नहीं कर सकते? क्यों संविधान सभा कमजोर पड़ गई थी? यह सवाल हमेशा पूछा जाता रहेगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। हर भाषा का अपना साहित्य है, हर भाषा का अपना सम्मान है। हिंदी पट्टी ने कभी भी किसी भी भाषा को अपमानित, अपवित्र कभी नहीं किया। बावजूद इसके कुछ लोगों का कहना है कि त्रिभाषा नीति को नई शिक्षा नीति में लचीले ढंग से लागू करना चाहिए। मैं उनकी बातों से असहमत हूं। वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरा मानना है कि त्रिभाषा फार्मूला में गैर हिंदी राज्यों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और हिंदी पट्टी के बच्चे अगर तमिल, मराठी, तेलुगु, मलयाली कुछ भी पढ़ना चाहें तो बुराई क्या है? आंदोलनकारियों ने कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा वे क्या सोचते हैं, वे क्या जानना चाहते हैं? उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का बंटवारा देखना चाहते हैं या एकात्म भारत का सपना देखना चाहते हैं? चलते चलते राजनीतिज्ञों, खास तौर पर भाषा के नाम पर राजनीति करने वालों से निवेदन है और एक मतदाता के रूप में निर्देश भी है कि अगर आप गड्ढा खोदेंगे तो सबसे ज्यादा
चांसेस आपके गिरने के हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र से बहुत सारे प्रवासी हिंदी पट्टी में भी काम कर रहे हैं और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी प्रतिध्वनि स्वरूप कोई अप्रिय वातावरण पूरे भारत में उत्पन्न हो जाए।